जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड बीपीएससी 113 आधुनिक राजनीतिक दर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग अपने एग्जाम का फाइनल रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको परचेज करना है सिंपली गूगल पे जाएंगे और आपको सर्च करना है shop.knowledge.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की हमारी ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आप 9580023321 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पर आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गेस्ट पेपर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली सर्च करना है बीपीएससी 113। तो जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दिख जाएगा। जिस भी मीडियम में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी क्लास में। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, व्यक्तिवाद पर जेएस मिल के विचारों का परीक्षण कीजिए। यानी व्यक्तिवाद पर जेएस मिल के क्या विचार थे उसके बारे में देखेंगे। जेएस मिल 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रमुख समर्थक माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ऑन लिबर्टी में व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकारों और राज्य की सीमाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यानी उनकी जो पुस्तक है ऑन लिबर्टी, उसमें व्यक्ति की फ्रीडम, अधिकारों और राज्य की सीमाओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। मिल का मानना था कि समाज और राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्यक्तिवाद का अर्थ क्या होता है। तो व्यक्तिवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को समाज और राज्य से अधिक महत्वपूर्ण मानती है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, अपनी जीवन शैली चुनने और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बशर्ते उसके कार्यों से दूसरे को हानि ना पहुंचे। तो यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाद का अर्थ क्या है। व्यक्तिवाद का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, यानी कि वो कुछ भी अपने विचार रख सकता है, अपनी जीवन शैली अपना सकता है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है, लेकिन उसमें उस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके किसी कार्य से दूसरों को हानि ना पहुंचे। उसे कहते हैं व्यक्तिवाद। अब देखते हैं जेएस मिल के व्यक्तिवाद संबंधी विचार क्या थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन, यानी जो जेएस मिल का व्यक्तिवाद जो था वो क्या करता था, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता था। मिल का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। उनका मानना था कि एक व्यक्ति अपने जीवन का सबसे अच्छा निर्णायक होता है, इसलिए उसे अपने विचारों और कार्यों के संबंध में स्वतंत्र होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मिल का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का सबसे अच्छा निर्णायक होता है। यानी कोई भी व्यक्ति है वो निर्णय लेगा तो अपने जीवन के लिए अच्छा ही निर्णय लेगा, इसलिए उसे अपने विचारों और कार्यों के संबंध में स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद उनका दूसरा सिद्धांत था हानि सिद्धांत। मिल ने कहा कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर केवल तभी प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब उसके कार्यों से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचने की संभावना हो। तो यहाँ पर देखिए मिल क्या कहते हैं, मिल कहते हैं किसी की फ्रीडम पर तभी रोक लगाई जा सकती है जब उसके कार्यों से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचने की संभावना हो। यदि कोई व्यक्ति अपने हित या अहित के लिए कोई कार्य करता है और उससे दूसरे को हानि नहीं होती है तो राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यानी हम कोई काम कर रहे हैं उससे दूसरे को हानि नहीं हो रही है तो इसमें जो है किसी को भी हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी रोक नहीं लगानी चाहिए।
इसके बाद है विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो मिल ने विचारों की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का आधार माना। उनका कहना था कि किसी विचार को दबाना सत्य की खोज में बाधा उत्पन्न करता है। गलत विचार भी उपयोगी हो सकते हैं क्योंकि उनके माध्यम से सही विचारों की पुष्टि होती है। इसके बाद अगला सिद्धांत था उनका व्यक्तित्व के विकास पर बल। मिल का विश्वास था कि स्वतंत्रता व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। जब व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है, तब उसका पूर्ण विकास संभव होता है। इसके बाद मिल कहते हैं कि राज्य की सीमित भूमिका होनी चाहिए। मिल राज्य को आवश्यक मानते थे, लेकिन उसकी शक्ति सीमित होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए मिल क्या कह रहे हैं, मिल कह रहे हैं राज्य को आवश्यक को मानते हैं, लेकिन उसकी जो शक्ति है वो सीमित होनी चाहिए। राज्य का मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा करना है। व्यक्ति के निजी जीवन में राज्य का हस्तक्षेप जो है न्यूनतम यानी कम से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जीएस मिल के व्यक्तिवाद सिद्धांत की आलोचना भी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर देखिए अत्यधिक स्वतंत्रता की समस्या, यानी कि उनका जो सिद्धांत था उसमें सबसे ज्यादा फ्रीडम को दिया गया था। तो आलोचकों का मानना है कि अत्यधिक स्वतंत्रता सामाजिक अनुशासन और व्यवस्था को कमजोर कर सकती है। इसके बाद यहाँ पर सामाजिक उपेक्षा भी होती है। तो मिल ने व्यक्ति को अधिक महत्व दिया, जबकि व्यक्ति का विकास समाज के सहयोग से ही संभव होता है। इसलिए समाज की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। यानी कि जो है यस मिल का जो व्यक्तिवाद सिद्धांत था उसमें वहां पर जो है समाज की उपेक्षा की गई, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति का विकास होता है वो समाज के सहयोग से ही संभव होता है। इसलिए समाज की भूमिका को कम नहीं माना जा सकता है। इसके बाद व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं। यह तय करना हमेशा आसान नहीं होता है कि किसी कार्य को दूसरे से हानि होगी या नहीं होगी। इसलिए हानि सिद्धांत को व्यवहार में लागू करना कठिन हो सकता है। इसके बाद है कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता। आधुनिक युग में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य की सक्रिय भूमिका आवश्यक मानी जाती है, जबकि मिल सीमित राज्य का समर्थन करते थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। जेएस मिल व्यक्तिवाद के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति और व्यक्तित्व के विकास को अत्यधिक महत्व दिया। उनका हानि सिद्धांत आज भी लोकतांत्रिक समाजों में स्वतंत्रता और राज्य के हस्तक्षेप की सीमा निर्धारित करने का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। यद्यपि उनके विचारों की कुछ आलोचनाएं भी हैं, फिर भी आधुनिक लोकतंत्र, मानवाधिकार और नागरिक स्वतंत्रताओं के विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है कि जेएस मिल का व्यक्तिवाद का सिद्धांत क्या था। ये प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, रूसो के अनुसार समाज किस प्रकार असमानता उत्पन्न करता है, व्याख्या कीजिए। यानी रूसो के अनुसार समाज जो है किस प्रकार असमानता उत्पन्न करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक जीन जैकस रूसो ने समाज और असमानता के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति असमानता की उत्पत्ति पर विमर्श में बताया कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र और समान पैदा होता है, लेकिन समाज के विकास के साथ असमानता उत्पन्न हो जाती है। रूसो का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांत, सरल और स्वतंत्र जीवन जीता था, परंतु सभ्यता और निजी संपत्ति के विकास ने समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताओं को जन्म दिया। यानी उनकी जो प्रसिद्ध कृति थी असमानता की उत्पत्ति पर विमर्श, उसमें उन्होंने क्या बताया, उसमें उन्होंने बताया कि जो मनुष्य होता है वो स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र और समान पैदा होता है, लेकिन जब वो समाज में जाता है तो उसके साथ समाज में असमानता उत्पन्न हो जाती है। और रूसो का ये भी मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में जो होता है वो मनुष्य शांत और सरल और स्वतंत्र जीवन जीता था, लेकिन जब सभ्यता आई तो क्या हुआ, निजी संपत्ति का विकास हुआ। इसने क्या किया, इसने जो है समाज में विभिन्न प्रकार की असमानताओं को जन्म दिया। अब यहाँ पे देखते हैं प्राकृतिक अवस्था में समानता किस प्रकार होती है। तो रूसो के अनुसार प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य लगभग समान थे।
उस समय ना तो कोई अमीर था, ना कोई गरीब था, ना कोई शासक था, ना फिर कोई शासित थे। ठीक है, सभी लोग अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करते थे और एक दूसरे पर अधिक निर्भर नहीं थे, इसलिए उनके बीच प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और शोषण जैसी समस्याएं नहीं थी। यानी जब पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ था तब क्या होता था, तब जो है व्यक्ति एक दूसरे पर कम आश्रित होता था, यानी अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करता था। इससे क्या होता था, इससे उनके बीच प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, शोषण जैसी समस्याएं नहीं होती थी। इसके बाद निजी संपत्ति का उदय हुआ। रूसो के अनुसार असमानता की शुरुआत निजी संपत्ति से हुई, जब किसी व्यक्ति ने भूमि पर अधिकार जताकर कहा कि यह मेरी है और समाज ने उसे स्वीकार कर लिया, तभी से असमानता का जन्म हुआ। कुछ लोगों ने अधिक भूमि और संसाधनों पर अधिकार कर लिया, जबकि अन्य लोगों के पास बहुत कम साधन रह गए। ठीक है, इस प्रकार समाज में अमीर और गरीब का विभाजन शुरू हुआ। आर्थिक असमानता ने सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं को भी जन्म दिया। इसके बाद है श्रम विभाजन और प्रतिस्पर्धा। समाज के विकास के साथ साथ श्रम विभाजन बढ़ा, लोग अलग अलग कार्यों में विशेषज्ञ बनने लगे। इससे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन लोगों के बीच आर्थिक अंतर भी बढ़ने लगा। कुछ लोग अधिक धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करने लगे, जबकि अन्य लोग पीछे रह गए। से प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और दूसरों से श्रेष्ठ बनने की भावना विकसित हुई। रूसों का मानना था कि यही भावनाएं सामाजिक असमानता को और बढ़ाती है। इसके बाद है सामाजिक संस्थाओं की भूमिका इसमें क्या रही, तो रूसों के अनुसार समाज की विभिन्न संस्थाएं जैसे कानून, सरकार, राज्य असमानता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभ में इन संस्थाओं का निर्माण समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया था, लेकिन समय के साथ इनका उपयोग धनी और शक्तिशाली वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए करना शुरू कर दिया। कानूनों ने निजी संपत्ति की सुरक्षा की और अमीर लोगों को अधिक लाभ पहुंचाया। परिणाम स्वरूप गरीब वर्ग और अधिक कमजोर होता गया। इसके बाद है नैतिक और राजनीतिक असमानता। रूसों ने असमानता को दो भागों में बांटा। पहली असमानता है प्राकृतिक असमानता, यह प्रकृति द्वारा दी गई असमानता है, जैसे आयु, स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति, बुद्धि में अंतर। यानी प्रकृति द्वारा आपको आयु कम ज्यादा मिल सकती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा खराब हो सकता है, आपकी शारीरिक शक्ति ज्यादा या कम हो सकती है, और बुद्धि में अंतर होता है। तो ये असमानता किसके द्वारा दी गई, ये असमानता प्राकृति के द्वारा दी गई है। इसके बाद है नैतिक या राजनीतिक असमानता। यह समाज द्वारा उत्पन्न असमानता है, जिसमें धन, प्रतिष्ठा, शक्ति और अधिकारों का असमान वितरण शामिल है। रूसों का मानना था कि यही असमानता सबसे अधिक हानिकारक है, क्योंकि यह मानव निर्मित है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो रूसों के अनुसार असमानता प्रकृति की देन नहीं बल्कि समाज की उपज है। निजी संपत्ति, श्रम विभाजन, प्रतिस्पर्धा तथा सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं ने मिलकर समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक असमानता को जन्म दिया। उनका मानना था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान होता है, लेकिन सभ्यता और सामाजिक व्यवस्था उसे असमान बना देती है। इसलिए रूसों ने ऐसी सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया जो स्वतंत्रता, समानता और जनहित पर आधारित हो। यहाँ पर हमने देख लिया रूसों की असमानता पर क्या विचार थे, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, जीएस मिल के अनुसार विवाह किस प्रकार समाज में महिलाओं की पराधीनता, पराधीनता का मतलब होता है किसी पर आश्रित होना, क्या, किसी पर आश्रित होना या फिर एक तरह से गुलाम होना। तो जेएस मिल के अनुसार विवाह किस प्रकार समाज में महिलाओं की पराधीनता में योगदान देता है, यानी आश्रित होने में, गुलाम होने में योगदान देता है, व्याख्या कीजिए। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध उदारवादी विचारक जॉन स्टर्ट मिल, जेएस मिल ने महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के विषय में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। की प्रसिद्ध पुस्तक दी सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में उन्होंने महिलाओं की असमान स्थिति का गहन विश्लेषण किया। मिल का मानना था कि समाज में महिलाओं की पराधीनता का सबसे बड़ा कारण है विवाह संस्था की पारंपरिक व्यवस्था। उनके अनुसार विवाह का स्वरूप ऐसा बना दिया गया था जिसमें पुरुष को अधिकार और महिलाओं को अधीनता की स्थिति में रखा जाता था। अब देखते हैं विवाह और महिलाओं की पराधीनता किस प्रकार संबंधित है। तो जेएस मिल के अनुसार उस समय का विवाह संबंध समानता पर आधारित नहीं था। विवाह के बाद
महिला की स्वतंत्र पहचान लगभग समाप्त हो जाती थी। उसे पति की इच्छा के अनुसार जीवन जीना पड़ता था। पति परिवार का प्रमुख माना जाता था और सभी महत्वपूर्ण निर्णय उसी के हाथ में होते थे। इस प्रकार विवाह महिलाओं को पुरुष पर निर्भर बना देता था। इसके बाद है आर्थिक निर्भरता। मिल का मानना था कि विवाह महिलाओं को आर्थिक रूप से पराधीन बनाता है। अधिकांश महिलाओं के पास अपनी आय का कोई साधन नहीं होता था। वर्तमान में भी ऐसा ही है। जो भी महिलाएं विवाह करके जाती हैं, उनके पास आय का कोई भी स्रोत नहीं होता है। वो अपने पति यानी कि अपने हस्बैंड पर ही निर्भर रहती है। वे अपने जीवन निर्वाह के लिए पति पर निर्भर रहती थी। आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती थी और उन्हें पति की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना पड़ता था। मिल ने कहा कि जब तक महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक उनकी वास्तविक स्वतंत्रता से संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान में भी ऐसा ही है। जिन महिलाओं के पास रोजगार नहीं है, वो जब शादियां करती हैं तो वो अपने पति पर ही निर्भर रहती है। तो यहाँ पर मिल क्या कहते हैं? मिल कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षा और रोजगार देना आवश्यक है, तभी उनकी वास्तविक स्वतंत्रता संभव है। ठीक है। इसके बाद एक कानूनी असमानता। मिल ने यह भी बताया कि विवाह के बाद महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं थे। कई देशों में पत्नी की संपत्ति और आय पर पति का अधिकार माना जाता था। महिलाओं को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने या अपनी संपत्ति का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता नहीं थी। इसी कारण विवाह महिलाओं की स्वतंत्रता को सीमित कर देता था। इसके बाद सामाजिक परंपराएं और रूढ़ियां। मिल के अनुसार समाज में महिलाओं को बचपन से ही यह सिखाया गया कि उनका मुख्य कार्य पति की सेवा करना है और परिवार की देखभाल करना है। ऐसी सामाजिक धारणाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकती थी। विवाह के माध्यम से इन रूढ़ियों को और अधिक मजबूत किया जाता था। परिणाम स्वरूप महिलाएं प्रतिभा और क्षमताओं का पूर्ण विकास नहीं कर पाती थी। ठीक है। इसके बाद अगला है समानता पर आधारित विवाह का समर्थन। जीएस मिल विवाह संस्था के विरोधी नहीं थे, बल्कि वे इसे समानता और पारस्परिक सम्मान पर आधारित बनाना चाहते थे। यानी जीएस मिल जो थे वो विवाह संस्था के विरोधी नहीं थे, बल्कि वो क्या करना चाहते थे कि पति और पत्नी के बीच जो है समानता लाना चाहते थे। उनका मानना था कि पति और पत्नी के बीच संबंध मालिक और सेवक का नहीं होना चाहिए, बल्कि दो समान व्यक्तियों का होना चाहिए। दोनों को समान अधिकार मिले, अवसर मिले, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसे विवाह न केवल महिलाओं के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए लाभकारी होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। अंततः जीएस मिल के अनुसार पारंपरिक विवाह व्यवस्था महिलाओं की पराधीनता का एक प्रमुख कारण थी। यह उन्हें आर्थिक, सामाजिक और कानूनी रूप से पुरुषों पर निर्भर बनाती थी। मिल ने महिलाओं की समानता, शिक्षा, रोजगार, स्वतंत्रता का समर्थन किया तथा विवाह को समान अधिकारों और सम्मान पर आधारित बनाने की वकालत की। उनके विचार आज भी महिलाओं, अधिकारों, लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि विवाह किस तरह महिलाओं को पराधीन यानी कि दूसरे पर आश्रित बनाता। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मैरी गोल्डस्टोन क्राफ्ट के अनुसार किसी समाज में महिलाओं की अधीनता के लिए जिम्मेदार मुख्य कारक क्या है? यानी पराधीनता यानी आश्रित होने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट 18वीं शताब्दी की प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक, लेखिका और महिला अधिकारों की समर्थक थी। आधुनिक नारीवाद की अग्रदूत माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में उन्होंने महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों पर विस्तार से विचार व्यक्त किए। वोलस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि महिलाएं स्वभाव से पुरुषों से कमजोर या हीन नहीं है, बल्कि समाज की व्यवस्था और गलत परंपराएं उन्हें अधीन बनाती है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला कारण क्या है? शिक्षा की कमी। मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट के अनुसार महिलाओं की अधीनता का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा की कमी। उस समय महिलाओं को उचित शिक्षा नहीं दी जाती थी। उन्हें केवल घर के काम, सुंदर दिखने और पुरुषों को खुश करने की शिक्षा दी जाती थी। वोलस्टोन क्राफ्ट का मानना था कि महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा मिले तो वे भी बुद्धिमान, आत्मनिर्भर और समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती। शिक्षा के अभाव में महिलाएं अपने अधिकारों
और क्षमताओं को नहीं पहचान पाती है। इसके बाद दूसरा कार्ड था पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था। उन्होंने कहा कि समाज की पितृसत्तात्मक व्यवस्था महिलाओं की अधीनता का मुख्य कारण है। इस व्यवस्था में पुरुषों को श्रेष्ठ और महिलाओं को निम्न माना जाता है। पुरुष परिवार, राजनीति, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में अधिक अधिकार रखते हैं, जबकि महिलाओं को केवल घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखा जाता है। इस असमानता के कारण महिलाओं की स्वतंत्रता और विकास बाधित होता है। इसके बाद तीसरा कार्ड है आर्थिक निर्भरता। वुलस्टोन क्राफ्ट के अनुसार महिलाओं की आर्थिक निर्भरता भी उनकी अधीनता का महत्वपूर्ण कारण है। अधिकांश महिलाएं अपनी आजीविका के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती हैं। जब किसी व्यक्ति के पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है, तो वह अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकता है। इसलिए महिलाओं को रोजगार और आर्थिक अवसर प्रदान करना आवश्यक है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसके बाद है सामाजिक और सांस्कृतिक रूढ़ियां। समाज में प्रचलित अनेक रूढ़ियां और परंपराएं महिलाओं को कमजोर और भावुक मानती हैं। बचपन से ही लड़कियों को यह सिखाया जाता है कि उनका मुख्य कार्य विवाह करना और परिवार की सेवा करना है। वोलस्टोन क्राफ्ट ने इन धारणाओं का विरोध किया और कहा कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह तर्कशील और सक्षम होती हैं। समाज की रूढ़िवादी सोच उनकी प्रगति में बाधा बनती है। इसके बाद है विवाह संस्था की असमानताएं। मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने विवाह संस्था की भी आलोचना की। उनके अनुसार उस समय विवाह में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। विवाह के बाद महिलाओं की पहचान और स्वतंत्रता अक्सर पति के अधीन हो जाती थी। उन्होंने कहा कि विवाह प्रेम, सम्मान, समानता पर आधारित होना चाहिए, ना कि नियंत्रण और अधीनता पर। समान अधिकार वाला विवाह महिलाओं के विकास के लिए आवश्यक है। इसके बाद है राजनीतिक अधिकारों का अभाव। महिलाओं को राजनीति और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने के अवसर नहीं दिए जाते थे। उन्हें मतदान, प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने के अधिकारों से वंचित रखा गया था। वोलस्टोन क्राफ्ट का मानना था कि जब तक महिलाओं को राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक वे समाज में समान स्थान प्राप्त नहीं कर सकेंगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। अंततः मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट का मानना था कि महिलाओं की अधीनता प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित स्थिति है। शिक्षा की कमी, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक रूढ़ियां, विवाह में असमानता तथा राजनीतिक अधिकारों का अभाव महिलाओं की अधीनता के प्रमुख कारण है। उन्होंने महिलाओं के लिए समान शिक्षा, समान अवसर, महिलाओं के लिए समान शिक्षा, समान अधिकार और समान अवसरों की मांग की। उनके विचार आज भी महिला सशक्तिकरण और लैंगिक असमानता के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पेपर कोड बीपीएससी 113 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपकी जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।